वो बता रहे थे कि टेस्ट में इतना आया हाईएस्ट नंबर। अब देखो ऑप्शन मतलब कि जो सेक्शन बी है इसमें हम लोग को बोला था कि इन लोग का आंसर लिखना है। क्या लिखना है देखिए, सबसे पहले देखो यूजिंग आईयूपीएसी नॉर्म राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सभी का क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखो, आप लोग को पता है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले टेट्रा अमीन, एक्वा, क्लोराइडो, कोबाल्ट, थ्री। और देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कुछ लिखा है, इसका मतलब ये क्या होता है, अनायन। और क्या हम लोग को Cl, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, Cl। बाकी सब लोग को कहाँ आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे देखो मेटल कौन है, कोबाल्ट, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा तुम्हारा, कोबाल्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो किसको किसको लिखेंगे, यहाँ पर सीरीज पढ़ते चल जाओ। जैसे यहाँ पे टेट्रा अमीन है, तो अमीन करने का मतलब NH3 होता है। टेट्रा करने का मतलब इसका कितना लिया हुआ है, 4 गो। उसके बाद देख रहे थे हम लोग को क्या मिला, एक्वा। एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी, मतलब H2, वो लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे डाइट्रा लिखा नहीं था, मतलब एक एक होगा। उसके बाद क्या है, क्लोराइडो। क्लोराइडो करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, Cl। क्या डाइट्रा लिखा है, नहीं, तो ये हो जाएगा इसका क्या चाहिए, फॉर्मूला। लेकिन अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना उसका होगा सबस्क्रिप्ट ये हम लोग को पता नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू हम लोग गुजरेंगे। जैसे कि अभी पता चल गया क्या चीज, यहाँ पे कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। यहाँ पे पुट कीजिए, +3 प्लस अमीन का कितना होता है, 0 प्लस वाटर का भी कितना होता है, 0 प्लस Cl का कितना होता है, -1। क्लियर है। अब इसका कीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस, और Cl का कितना होता है, -1। लेकिन यहाँ पे Cl कितना होगा उसी को फाइंड आउट करना है, तो उसी को क्या मानते हैं हम लोग, x मानते हैं। इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना होगा हम लोग को, 0। अब निकाल लो, तो यहाँ से हो जाएगा +3 -1 और -x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे -1 और +3 कितना हो जाएगा, -2। और उधर जाकर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। और यहाँ से जाओगे तो +2 हो जाएगा, उधर जाएगा -2, और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तब देखोगे यहाँ पे x बराबर जो मिलेगा वो कितना निकलेगा, हम लोग को 2 निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जो Cl होगा, Cl का संख्या कितना होगा, 2। तो ये हो जाएगा उसका क्या चाहिए, फॉर्मूला। क्लियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम लोग को ऐसे होगा। तो किस कैसे इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, कैसे उसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसके लिए हम पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ा रहे थे उसमें पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है। तो ये सब संख्या कैसे निकाला जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे सिखाया गया है। तो ये जो आंसर है वो किसका है, ए का। चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल का। ठीक है। इसको भी बहुत लोग नहीं बना पाया था, क्या ही बतावे, पता नहीं पढ़ा नहीं था अच्छा से क्या। बी नंबर में देखो क्या है, हम लोग को बोला है टेट्रा कार्बोनाइल और क्या चीज़ है, निकेल। निकेल कह दिया तो हम लोग समझ गए कि सर यहाँ पे जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या होगा, निकेल। उसके बाद देखिए सर क्या बोल रहा है, निकेल के पहले देखिए तो हम लोग को बोला है टेट्रा मतलब 4, और कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कहते हैं हम लोग CO को। तो कार्बोनाइल का नहीं मतलब यहाँ पर CO होगा, और यहाँ पे टेट्रा बोला मतलब 4 होगा। तो यही हो जाएगा क्या चीज़, उसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब आयन सी सब तो है नहीं जो इसका ऊपर चार्ज लिखोगे, क्योंकि 0 था वहाँ पे। ये था हम लोग का किसका, बी नंबर का। अब चलते हम लोग सी नंबर। सी नंबर में बोला था पोटेशियम। कभी भी मेटल का नाम पहले आ जाता है इसका मतलब वो कटायन में चले गया है। पोटेशियम बोला था यहाँ पर के, बहुत लोग पोटेशियम को पता ना PT लिख रहा था, पता ना क्या सोच के लिख रहा था। पोटेशियम के को बोलते हैं यार। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे अनायनिक पोर्शन में, लिखेंगे किसको, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला। तो यहाँ पे देखो क्या क्या, ट्राई ऑक्जिलेटो क्रोमेट, क्रोमेट है मतलब कि क्रोमियम को बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रोमियम। उसके बाद देखो और लिगेंड क्या क्या है, तो ट्राई ऑक्जिलेटो है। तो ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई मतलब 3 गो और ऑक्जिलेटो मतलब C2O4। तो यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा C2O4, और इसका कितना हो जाएगा, 3 गो। बाकी और भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, बस इतना ही तो बोला था, ट्राई ऑक्जिलेटो और क्या था, क्रोमेट, बस हो गया, इतना हो गया। लेकिन अभी देखो इसमें हम लोग को ये नहीं पता चल पाया है कि यहाँ पे जो पोटेशियम होगा वो उसकी संख्या कितना होगा। तो इसको x लेकर के चलोगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के अनुसार गुजरो, तो इसका देखोगे +1। अब हमें नहीं पता पोटेशियम कितना होगा, तो यहाँ पर x प्लस क्रोमियम का अभी पता चल गया है, यहाँ पे नाम में कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे 3, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस होता है -2 इंटू 3, ओवरऑल चार्ज कितना, 0। अब यहाँ से निकाल लो, निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर जाओगे तो कितना निकल जाएगा, +3। मतलब जो पोटेशियम की संख्या होगा वो कितना होगा। तो यहाँ से हो गया इसका करेक्ट। क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या करना था, लिखना था, तो उसका हो गया आसानी से। अब यहाँ पे देखो तीन एक ऑप्शन लेकर के यहाँ पे बताए थे, अरे क्वेश्चंस ले रहे तो क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी पूरा बुक पे छाप देंगे। सो अब यहाँ से तुम लोग को फॉर्मेट समझ जाना है कि इसी तरह का क्वेश्चंस आपको दिखेगा। अब दिखेगा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं 42 को क्वेश्चन, तो 42 क्वेश्चन में कुछ भी वहाँ पे दिया जा सकता है। ठीक है। तो तरीका समझ में आ जाना चाहिए, बस यही सब। लेकिन आपको क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा कि नाम लिखा रहेगा, वहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो प्रोसेस समझ जाइएगा, जिसका कमजोरी है जाकर के चैप्टर को देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ, पूरा इजी से समझ में आ जाएगा।
चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सर यदि K2 रहे तो क्या होगा? किसमें K2 रहेगा? इसमें अगर K2 रहा तो किधर गया? इसमें अगर K2 रहा तब, अरे यहाँ पे K2 रह जाएगा तो फिर गलत नहीं हो जाएगा? K2 रह जाएगा तो हम लोग को क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क हो जाएगा ना। बात को समझ रहे हो? जैसे अगर मान के चलो तुम लिखना चाहते यहाँ पे कि सर K2 हो जाता सर, और यहाँ पर Cr, और यहाँ पर आ जाता C2O4, और यहाँ पर 3 सर, तब क्या ही दिक्कत होता सर? तभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, यहाँ से तुम लिखते हो कितना, +2, क्रोमियम का लिखता है अभी क्या चीज, x प्लस, ऑक्सीलेट का होता है -2 और इंटू कितना 3, तो अभी निकालोगे ना चार्ज, तो यहाँ पे देखो इधर हो जाएगा 0, अब x बराबर निकाल के देखो, तो इधर जगह +2, यहाँ पे -6 और +2 कितना जगह -4, और इधर जाएगा तुम्हारा क्या निकल जाएगा, +4। तो अभी तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो कितना, क्रोमियम का +4, जो कि क्वेश्चन में क्या +4 दिया है, देखो तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया था कि जो क्रोमियम का है, जो क्रोमेट का, वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जी, +3 है। कितना हम लोग को 3, तो पता चल गया क्यों वहाँ पे हम लोग को 2 नहीं होगा। सो समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाता है वहाँ पे फर्क, ठीक है सुमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसलिए ये वाला हम लोग को नहीं होगा, किधर गया रे? हाँ, ये जो अभी आप लोग सोच रहे थे कि सर वहाँ पे 2 लिख देते तो क्या दिक्कत है, तो समझ में आ गया क्या दिक्कत होगा सर? बहुत ही दिक्कत होगा उसका। चलो ठीक है। अच्छा इसलिए सुमन का आंसर वहाँ पे गलत हुआ था ना टेस्ट में। ठीक है सुमन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला है कि इसमें देखो अब फॉर्मूला लिखा हुआ, अब इन लोग को क्या करना है, नाम लिखना है। तो फॉर्मूला से नाम लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। देखो ए नंबर में क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड में सबस्क्रिप्ट कितना है, 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सा। NH3 के लिए क्या लिखते हैं, अमीन, तो यहाँ पर लिखेंगे AMMINE, अमीन हो गया। उसके बाद देखो ये सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम का जो होता है वो 2 नाम होता है। अगर कटायन में रहा तो उसका कोई दिक्कत नहीं, जैसा होता है वही, लेकिन अनायन में रहेगा तो उसका नाम चेंज। लेकिन अभी देख रहे हो तो ये कहाँ है, कटायन में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, हम लोग को कोबाल्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, निकाल लो, इसका हो जाएगा x प्लस 0 प्लस -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और x बराबर निकालने जाओगे तो हो जाएगा कितना, +3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। अब देखो Cl3 है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिर्फ क्लोराइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोराइड। बहुत लोग इसको क्लोराइडो बोल रहा है, अरे पगलेन, क्लोराइडो तब होगा जब वो लिगेंड के गिनती में होगा। इधर जब भी हम लोग आयंस में रहता है, सिंपल आयन में, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ क्लोराइड लिखते हैं। क्लियर है? हाँ, रात में तो लेंगे ही उसमें, वो तो फिक्स 8 बजे वाला। ये एक्स्ट्रा हम लोग का क्लास है, जो कि हम लोग टेस्ट सीरीज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, तो इसको डिस्कस किए नहीं थे, तो इसको करना बहुत जरूरी था, इसलिए आज अभी दोपहर में यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है। और नहीं तो रात में तो फिक्स 8 बजे से हो गए ऑर्गेनिक का। तो इसमें भी आयन में Cl है, मतलब ये सारा का सारा भी मेटल भी कहाँ है, कटायन में। अब इन लोग का नाम, NO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रो। Cl का क्या होता है, क्लोराइडो। इसका क्या होता है, अमीन। तो जब भी हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, जब एक से ज़्यादा होता है तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलते हैं, पहले कौन जीत जाएगा, अमीन, तो इसका नाम लिखो। तो पहले क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन। क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा अमीन लिखेंगे। उसके बाद सी आता है क्लोराइडो में, इसका नाइट्रो, पहले सी आएगा तो उसका नाम लिख लो। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग क्या चाहिए, क्लोराइडो। बहुत लोग यहाँ पे क्लोराइड लिख करके छोड़ देता है, जो कि बहुत गंदा आदत है। यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड में क्लोराइडो हो जाएगा, या फिर क्लोरो लिखो, ठीक है ना। अब NO2 का क्या होता है, नाइट्रो होता है। यहाँ पर क्या होता है हम लोग को, नाइट्रो, तो नाइट्रो हो जाएगा। अब यहाँ पे N से दे रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हो नाइट्रो N, या फिर N नाइट्रो लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेंट्रल मेटल क्या है हम लोग को, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट अभी कटायन में है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखेंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कोबाल्ट का हो जाएगा x प्लस NH3 का हो जाएगा 0, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0 हो जाएगा, प्लस Cl का हो जाएगा -1, प्लस NO2 का हो जाएगा -1, प्लस Cl का होगा -1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से निकाल लो x बराबर, तो जैसे आपको -1 -1 -1 -3, और उधर जाएगा कितना हो जाएगा, +3, तो x बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, +3। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? और इधर हम लोग को क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। हो गया। सी नंबर में देखो, इसमें भी उसी तरह से Cl हम लोग को अनायनिक में, बाकी इधर कटायन में। अब इसका नाम लिखो, तो ये देखो NH2CH3 जो होता है, ये हम लोग को क्या होता है, मिथाइल अमीन लिखते हैं, या फिर कोई इसको लिखेगा तो मिथेना मैन होगा, तो दोनों दोनों सही है, ठीक है। अगर इसको लिखेंगे कॉमन नेम में तो उसको लिखते हैं मिथाइल अमीन, और वही अगर हम लोग IUPAC नेम के अनुसार लिखेंगे तो होता है मिथेना मैन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे M से शुरू होगा इसका नाम, C का, क्लोराइडो का C से, और अमीन का क्या होगा, A से। पहले अमीन का लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, डाई अमीन।
क्या हो जाएगा, डाई अमीन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को हो जाएगा क्लोराइडो, क्या हो जाएगा, क्लोराइडो या फिर क्लोरो, जो भी लिखना है। उसके बाद इसका नाम दोनों लिख सकते हो, मिथाइल अमीन भी लिख सकते हो या फिर मिथेनामाइन, दोनों के दोनों क्या है, सही। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, मिथेनामाइन। क्लियर है। अब इसका हम लोग देखेंगे सेंट्रल एटम क्या है, प्लेटिनम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, प्लेटिनम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितना हो जाएगा हम लोग को, तो पीटी का हो जाएगा हम लोग को एक्स, 0 प्लस -1 हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस एन एच, उसका कितना हो जाएगा, 0 और प्लस -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ओवरऑल निकालोगे कितना हो जाएगा, 2। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, +2। तो इतना हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब वहाँ पे Cl है तो Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोराइड लिखोगे। हो गया। तो इतना था हम लोग को क्या चीज़, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी ही लीजिएगा सर, देखते हैं, कोशिश करते हैं रात में थोड़ा जल्दी, और नहीं तो 8 बजे तो फिक्स ही रहता है। ठीक है, लाइट पे डिपेंड करता है, पहले अगर लाइट नहीं करता है तो ले लेंगे। ठीक है, बाकी जो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक करते जाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इधर से हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि किस तरह का सवाल हम लोग को पूछेगा। तो अब देखो इन लोगों को बहुत ज़्यादा आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, एंड व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, तो द एलिमेंट विच हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड द ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन एनी वन ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर एज क्या चीज, एलिमेंट। वो सारे एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसके पास क्या होता है, तो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, चाहे उसका ग्राउंड स्टेट में चाहे उसका कोई भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे कि स्कैंडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ईटीसी। ठीक है, उसी प्रकार से ये तो हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। अब दूसरा जो सवाल था वो था ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों शो करता है, तो उसका जवाब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो, ओहो, transition elements show variable oxidation state or variable valency due to participation of both ns and n-1d subshell electron, and this is due to less energy difference between ns and n-1d सबसेल। होता क्या है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उन लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके पीछे रीजन बस यही है कि जब भी हम लोग बॉन्ड के फॉर्मेशन कराते हैं तो उसमें जो ns ऑर्बिटल और साथ ही साथ जो n-1d ऑर्बिटल होता है, ये दोनों का दोनों पार्टिसिपेट कर जाता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बहुत ही लो होता है, इसलिए दोनों का दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसलिए दोनों का पार्टिसिपेट करने की वजह से उन लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा वहाँ पे लूज होता है, इसलिए वहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग को क्या करता है, शो करता है। तो ये था इसका क्या चीज़, पूरा डेफिनेशन था। बस यही सवाल हम लोग को अगर आ गया इस तरह से तो 3 नंबर में पूछेगा, और इसी तरह से आपको आंसर लिख करके आ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, डिफाइन लिंकेज आइसोमेरिज्म और क्या चीज, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। उसको एग्जांपल के साथ हम लोग को एक्सप्लेन करना था, ये भी 3 मार्क्स में पूछेगा। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो वैसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो किसके कारण होता है, तो वो होता है हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में शो करता है, किसके कारण से, एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से। तो इसको सिंपल लिख दीजिए कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एम्बिडेंट लिगेंड। तो वैसा हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके पास एम्बिडेंट लिगेंड होता है, तो उन लोग की वजह से हम लोग को क्या होता है, आइसोमेरिज्म जो शो होता है, उस आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट है, यहाँ पर भी कोबाल्ट है, यहाँ पर NH3 है, यहाँ पर भी NH3, यहाँ पर NO2, यहाँ पर क्या आ गया, ONO, बाकी यहाँ पे Cl2 Cl2। तो यहाँ पर देख लो इसका और इसके वजह से, और ये दोनों क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड। तो एम्बिडेंट लिगेंड में होता है कि उसके पास 2 एटम होते हैं डोनेट करने के लिए, जिसमें से एक समय में एक ही डोनेट कर पाता है। तो यहाँ पर देखो NO2 में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन। और यही दोनों देखो अभी भी देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर अभी क्या हो जाएगा, अलग अलग। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे जो जुड़ रहा है वो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है किसके थ्रू से, ऑक्सीजन से। इसको देखो स्ट्रक्चर्स के माध्यम से अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो कोबाल्ट का, यहाँ पर देख लो जब इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे, यहाँ पे नाइट्रोजन से कंबाइन हुआ है, जबकि यहाँ पर किसके साथ हुआ है, ऑक्सीजन से। तो देखो अभी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे दोनों का सेम मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं एम्बिडेंट लिगेंड की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है। तो इसलिए इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग, लिंकेज आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। सेकंड था हम लोग को आयोनाइजेशन, क्या था हम लोग को, आयोनाइजेशन। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयोनाइजेबल अनायन विथ अनायनिक लिगेंड। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हम लोग अनायनिक में रहता है बाहर,
जो सिंपल आयन में, वो हम लोग को क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। कहाँ से? तो जो भी हम लोग को लिगेंड होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो NH3 है, यहाँ पर भी क्या है NH3, 5 गो तो 5 गो। यहाँ पर देखो SO4 अंदर था और बाहर था हम लोग को Br, लेकिन बाहर वाला अंदर आ गया और अंदर वाला कहाँ चल गया, बाहर। इसमें देखो Br अंदर आ गया और SO4। तो यहाँ पर जो भी आयंस होते हैं अनायनिक लिगेंड वाला, मतलब अनायनिक लिगेंड, और वही जो हम लोग आयंस देखते हैं बाहर वाला, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो वही उसके एक्सचेंज होने की वजह से उसका अगर स्ट्रक्चर्स में अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो वैसे ही आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। तो आप लोग को इस तरह से डिफरेंस लिख करके ही दिखाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इधर वाला इसको दिखाया ही नहीं, सिर्फ किसको दिखाया, इसको। अरे भैया किसी को भी कंपेयर करके दिखाओगे तो वहाँ पे दोनों दिखाओगे तभी तो, बात को समझ रहे हो। तो इस तरह से कोई दिखाया भी नहीं, सिर्फ एक को लिख करके छोड़ दिया। तो किसी के साथ भी बताओगे कि वो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो उसको किसी दो कंपाउंड को उठाना पड़ता है, तभी इन दोनों को शो करके दिखाओगे कि हाँ इन लोग हम लोग को शो कर रहा है कि नहीं। उसी तरह से बहुत लोग वहाँ पे लिंकेज वाला में भी सिर्फ वहाँ पे NO2 लिख करके चले गए। अरे तो उसको दिखाओगे तब ना कि किसके साथ आखिर वहाँ पे आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, किस तरह से शो कर रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग वहाँ पे मिस्टेक किया था। वही जैसे देखो हम लोग और में एक और क्वेश्चन दिए थे इस तरह से, या तो फिर इस तरह का सवाल पूछेगा या फिर ऐसा पूछेगा कि हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म क्या है, और मतलब कि और हम लोग को क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे 4 ही तरह का आइसोमेरिज्म शो करना आना था। अगर हम लोग को वहाँ पे आइसोमेरिज्म का सवाल पूछा तो यही चारों में से कुछ भी वहाँ पे देखने को मिलेगा 3 नंबर में, ठीक है। तो इसको देख लेना। तो अब देखते हैं हम लोग इसका हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, इन दिस आइसोमेरिज्म वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट, it has different number of H2O molecule in the coordination sphere and outside। यहाँ पर देखो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, वहाँ पर देखते हैं कि जो सॉल्वेंट के रूप में जो लिया जाता है वो पानी का लिया जाता है। और इस स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे देखते हैं, या फिर उसका जो फॉर्मूला वगैरह होता है उसमें जब देखते हैं उस कंपाउंड में, तो वहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल का क्या होता है, जो स्फीयर के बाहर होता है, स्फीयर के अंदर, उसमें हम लोग को क्या होता है, इंक्रीमेंट देखने को मिलता है और डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखो पहला एग्जाम्पल में, यहाँ पर देखो अंदर हम लोग को कितना वाटर का मॉलिक्यूल है, 6 गो, लेकिन वही देखो अंदर कितना हो गया, 4 गो, और बाहर कितना हो गया, 2 गो। बाहर अभी एक भी नहीं था, बाहर कितना हो गया, 2 गो। तो यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका नंबर में एक्सचेंज होता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसके वजह से जब आइसोमेरिज्म शो करता है, तो वैसे ही आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर है। उसी प्रकार से नीचे भी देखो, इसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो अंदर कितना वाटर है, एगो, बाहर कितना है, एगो। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों दोनों वाटर अंदर आ गया, बाहर कितना हो गया, एक भी नहीं है। तो इस तरह का वाटर के कारण उसका नंबर में चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म शो करता है, वैसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जाम्पल को पकड़ लीजिएगा, वही चीज आपको छाप करके आना है एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स between cationic and anionic complexes of different metal ion present in a complex। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे ये क्या है, कटानिक, और ये क्या हम लोग को अनायनिक कोऑर्डिनेशन हम लोग को, ठीक है। तो ये दोनों में जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास जो लिगेंड होता है एक दूसरे में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। और एक्सचेंज होने की वजह से जो कंपाउंड शो करता है, जैसे अभी देखो कटानिक वाला जो ये हो गया, कटानिक में जो लिगेंड है वो क्या हम लोग को अमीन, वही देखो अनायनिक में जो लिगेंड है वो कौन है, साइनाइड। लेकिन वही यहाँ पर देखो तो अनायनिक मतलब कटायनिक में कौन आ गया, साइनाइड, और कटायनिक में कौन आ गया हम लोग को, अमीन। तो यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम सेम ही है, लेकिन उसमें जो है लिगेंड क्या हो जा रहा है, हम लोग को एक्सचेंज हो जा रहा है। तो इसके वजह से जो हम लोग को आइसोमेरिज्म शो करता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। टेस्ट देने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसको पढ़ा लेने दीजिए, पूरा सॉल्व कराने दीजिए, उसके बाद आपको डिस्कस कर देंगे कैसे प्रोसेस होता है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि एक टेस्ट सीरीज वाला वीडियो अपलोड किया गया है जहाँ पे आपको समझाया गया है कि कैसे कैसे टेस्ट में ज्वाइन होना है। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, द डिक्रीज इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ऑन लेंथेनाइड सीरीज इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी हम लोग देखते हैं लेंथेनाइड सीरीज का जितने भी एलिमेंट होता है उसमें हम लोग को क्या होता है, लगातार एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में हम लोग को क्या होता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। तो उस तरह का जो प्रोसेस होता है, जो फेनोमेना होता है, वही फेनोमेना क्या कहते हैं हम लोग, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज करते जाता है जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ एटॉमिक मतलब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे हम लोग बढ़ाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे देखो, और ये जो होता है वो किसके वजह से होता है, तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ता है, रीजन भी लिख करके आना पड़ता है। तो ये जो हम लोग को उसका साइज में डिक्रीज देखने को मिलता है वो किसके वजह से होता है,
समझते जाइएगा। तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन on the outermost shell, 4s electron that leads to increase in effective nuclear charge or net force of attraction and hence decrease in size। होता क्या है ना कि जैसे हम लोग धीरे धीरे एटॉमिक नंबर हम लोग बढ़ाने लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग को 4f आ जाता है शामिल होने। अब 4f का क्या होता है, जैसे 4f आता है तो इसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो 4f धीरे धीरे 4f में हम लोग जाने लगता है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, जिसमें हम लोग को क्या होता है, जानते हैं कि इसका शिल्डिंग इफेक्ट बहुत कम है। तो उसका हम लोग को प्रोटॉन की संख्या भी हम लोग को क्या होता है, बढ़ते जाता है। और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है तो वो हम लोग को अट्रैक्शन करता है, और वही जो हम लोग को शिल्डिंग इफेक्ट में जाता है, इन लोग हम लोग धकेलने का काम करता है। तो यहाँ पर 4f में जाने की वजह से इसका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे ये धकल नहीं पाता है, और वही हम लोग को क्या होता है, अट्रैक्शन वहाँ पे बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, उसका साइज हम लोग को डिक्रीज देखने को मिलता है। तो जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका क्या होने लगता है, हम लोग साइज में हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। इसलिए उस तरह का प्रोसेस जो होता है लेंथेनाइड सीरीज में, उसको बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। तो ये था इसका क्या चीज, रीजन। और ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अगर पूछ देगा तो वहाँ पे आपको लिखने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो जितना भी हम यहाँ पे क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। इतना जिसका क्लियर है उसको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे उसका सब्जेक्टिव हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को कि वाई कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे यार इतना भी फास्ट मत भाग। वाई कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नोट, बट बोथ एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि हम लोग को क्या है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ऐसा क्यों, जबकि उन लोग क्या है, हम लोग को डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों है। तो यहाँ पर समझने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है। The copper is a transition element as it has partially filled d orbital in its oxidation state, but zinc has fulfilled d orbital in their या फिर in its ground state as well as oxidation state. That's why zinc is not a transition state, मतलब transition transition element होगा, is not a transition element। एक मिनट यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। वेल बोथ बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट। कहने का मतलब है कि जो कॉपर होता है, कॉपर के पास देखोगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसका क्या होता है, पार्शियली फिल रहता है डी ऑर्बिटल। वही जब हम लोग जिंक की बात करते हैं तो उसका देखोगे ग्राउंड स्टेट, चाहे उसका साथ ही साथ किस में देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों स्टेट में क्या होता है, उसके पास एक भी हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, मतलब पार्शियली फिल डी ऑर्बिटल नहीं मिलता है, जिसके वजह से कॉपर जो है वो उसके पास पार्शियली फिल होने की वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट शो करता है। वही जिंक के पास कहीं भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो हम लोग को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, जबकि दोनों का दोनों बिलोंग कहाँ से करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट से ही बिलोंग करता है। क्लियर है। फिर आगे देखो नेक्स्ट सवाल जो इसमें और में दिए थे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पैरामैग्नेटिक इन नेचर बट मरकरी एंड कैडमियम आर डायमैग्नेटिक वाई। तो यहाँ पे देखो जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसके पास क्या होता है, पार्शियली फिल होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को पाया जाता है। और वही जब हम लोग देखते हैं मरकरी और कैडमियम तो इसके पास कहीं भी हम लोग को देखने को नहीं मिलता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस वजह से कैडमियम और मरकरी हम लोग को क्या होता है, पैरामैग्नेटिक ना होकर के डायमैग्नेटिक होता है। वही जब हम लोग देखते हैं जनरली सभी डी ब्लॉक में, मतलब जितने भी हम लोग को रहता है वहाँ पे एलिमेंट डी ब्लॉक में, वो सभी का सभी हम लोग को क्या शो करता है, तो हम लोग को पैरामैग्नेटिक शो करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लैंग्वेज के तौर पर लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर आयंस कंटेन unpaired electron in their penultimate n-1 d orbital, therefore most of the d block element and their compounds exhibit paramagnetic behavior। उनके पास हम लोग को क्या होता है, जो डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल जो होता है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेंट रहता है, इसलिए उन लोग जनरली क्या शो करता है हम लोग को, कलर, मतलब कि वो सारा कुछ हम लोग को क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जबकि मरकरी और जो कैडमियम होता है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है डी ऑर्बिटल में, जिसके कारण वो हम लोग को डायमैग्नेटिक के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, तो ये था इसका क्या चीज, रीजन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। वाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जो जितने भी ट्रांजिशन मेटल होता है उन लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों शो करता है,
तो दे द ट्रांजिशन मेटल हैव वेरी हायर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या उसके पास रीजन होता है? तो पहला है ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव वेरी हाई पॉजिटिव चार्ज। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, मेटल होता है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। ये भी रीजन है जिससे वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पाता है। अरे जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा दूसरे लिगेंड से हम लोग को वहाँ पे जुड़ भी पाएगा, और जितना लिगेंड जुड़ेगा उतना ज़्यादा उसके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होगा। तो पहला रीजन समझ में आ गया। दूसरा समझो कि दे हैव अ स्मॉल आयनिक रेडियाई। उसके पास क्या होता है, जो आयनिक रेडियाई होता है उसका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, फिर आगे देखो तीसरा, they have vacant d orbital of appropriate energy in the valence shell which can accommodate the electron pairs donated by ligand। अब यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उन लोग के पास क्या होता है, तो उन लोग के पास डी ऑर्बिटल हम लोग को खाली देखने को मिलता है। ठीक है, और उन लोग के पास उतना एनर्जी होता है जिससे हम लोग को क्या करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा वो हम लोग को डोनेट भी कर सकता है, और साथ ही साथ वहाँ पे क्या कर सकता है, लिगेंड के द्वारा हम लोग को क्या करता है, एक्सेप्ट भी हम लोग को कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ रीजन है जिसके वजह से क्या करता है, जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाता है। रीजन क्या क्या है, सबसे पहले तो उन लोग के पास बहुत ही ज़्यादा चार्ज देखने को मिलता है, साथ ही साथ उसका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल देखने को मिलता है। तीसरा जो है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और उसके पास इतना एनर्जी होता है कि जो लिगेंड के द्वारा डोनेट किया रहता है इलेक्ट्रॉन, उसको आसानी से वो गेन कर सकता है। ठीक है, पेनल्टी मेट का मीन्स नहीं समझ में नहीं समझते हैं। पेनल्टी मेट का मतलब नहीं समझ में आया, अभी बताते हैं, रुक जाओ। सर आप करवाए में स्टार्टिंग, ये देखता हूँ सारे क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी को पेनल्टी मेट नहीं समझ में आ रहा है, अरे पेनल्टी मेट कहने का मतलब उसका अंदर का चीज बोल रहे हैं, पेनल्टी मेट कहने का मतलब उसका अंदर वाला। ठीक है, तो जैसे वायलेंस सेल होता है ना, वायलेंस सेल के बाद वाला जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेनल्टी मेट। तो यहाँ पर जैसे देयर पेनल्टी मेट, इतना डी ऑर्बिटल ना बोल करके डायरेक्टली इसको हटा करके और सिर्फ तुम क्या लिखो, डी ऑर्बिटल। बात को समझ रहे हो? तो ये पेनल्टी मेट का कुछ मतलब नहीं होता है, वो पता चलता है हम लोग अंदर वाला। ठीक है, ठीक है नेहा। अच्छा कौन बताई थी, सुमन। तो पेनल्टी मेट का मतलब कोई टेंशन वाला चीज नहीं है, अंदर वाला ठीक है, मतलब चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि देयर पेनल्टी मेट n-1 डी ऑर्बिटल ही लिखे, यहाँ पे चाहो तो डी ऑर्बिटल भी लिख करके निकल सकते हो। क्लियर है, चलते हम लोग नेक्स्ट चीज। ठीक है, अच्छा इधर गंदा नहीं करते जाना है, नोट्स आप लोग का ही मिलेगा ना, तो हमें तो बाद में पता चलेगा कहाँ क्या लिखते जा रहे हैं सर। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हाई। हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि क्या कारण है जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल का जो एटोमाइजेशन एनर्जी होता है वो हम लोग को क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक्सप्लेन कर लो। द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल आर हाई बिकॉज they have large number of unpaired electron and hence have a strong metallic bond। यहाँ से होता है क्या चीज़, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग को क्या होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण उन लोग स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाया रहता है। अब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो मेटालिक बॉन्ड बनाया रहेगा उतना ज़्यादा उसको तोड़ने में हम लोग को क्या मिलेगा, एनर्जी भी देने को ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए जितने भी हम लोग को ट्रांजिशन मेटल होता है उसके बाद जो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उन लोग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाया हुआ रहता है। चलो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर मेनी कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। तो उन लोग का कितना हम लोग को, जो भी ट्रांजिशन मेटल्स होता है और उसका जितने भी कंपाउंड होते हैं वो जनरली हम लोग को क्या शो करता है, गुड कैटालिस्ट। क्यों? तो ट्रांजिशन मेटल्स मेक एक्सलेंस कैटालिस्ट एज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। उन लोग इसलिए कैटालिस्ट का काम कर पाता है अच्छा तरीका से, बेहतरीन तरीका से, क्योंकि उसके पास क्या देखने को मिलता है, इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल हम लोग को देखने को मिलता है, जो क्या करता है, तो वो दोनों काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, आसानी से एक्सेप्ट भी कर सकता है, जो अदर मॉलिक्यूल से क्या होगा वहाँ पे गेन हुआ हो रहेगा। मतलब कि कोई भी जैसे लिगेंड वगैरह है उन लोग क्या करेगा, या फिर कोई भी हम लोग को अदर मॉलिक्यूल रहेगा उन लोग आसानी से क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे डोनेट भी कर सकता है। और इसके पास हम लोग को पार्सली फिल रहता है, इनकम्प्लीटली फिल रहता है, तो इसके पास क्षमता भी रहता है कि ये भी डोनेट कर सकता है। तो इसके पास क्षमता रहता है डोनेट करने का भी और लेने का भी। तो और साथ ही साथ यहाँ पर देख लिए इसके पास
मेन रीजन यही है कि इनकम्प्लीटली क्या होता है उसके बाद फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण ये सारा कुछ क्या होता है, काम होता है, जिसके वजह से ये सब क्या शो करता है, एक कैटालिस्ट के जैसा बिहेव कर पाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है कि वाई ट्रांजिशन मेटल शो कलर्ड कंपाउंड। तो जितने भी हम लोग को ट्रांजिशन मेटल होता है वो कलर कंपाउंड शो करता है, क्यों? तो ट्रांजिशन मेटल शो कलर्ड कंपाउंड एज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच लीड्स टू डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G टू Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल। होता क्या है, जितने भी ट्रांजिशन मेटल होता है उन लोग के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, जो क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो T2G वाला जो ऑर्बिटल होता है वहां से लेकर के Eg सेल में हम लोग को क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है, जिसके वजह से उन लोग क्या होता है, हम लोग को कलर कंपाउंड शो कर पाता है। तो कलर कंपाउंड शो करने के पीछे बस एक ही रीजन होता है, डी ट्रांजिशन। किसका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। कहाँ से? T2G ऑर्बिटल वाला एनर्जी से, कहाँ हम लोग को, Eg सेल से। तो बस यही हम लोग को रीजन क्या है कि जिसके कारण ट्रांजिशन मेटल हम लोग को क्या शो करता है, कलर कंपाउंड शो करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब लास्ट सवाल है हम लोग को कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस Fe3 प्लस और क्रोमियम 2 प्लस। अब इसको कर लो। जैसे हम लोग को कॉपर 2 प्लस है, कॉपर का कितना होता है जी 29, इसका कन्फिग्रेशन करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। उसके बाद जाओगे 4s और क्या होता है 3d। अब इसका कन्फिग्रेशन करने जाते हो तो 4s में 1 होता है, d में कितना होता है 10। अब दो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक तो यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से, तो इसका कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा 9। उसी तरह से यहाँ पर Fe3 प्लस का करने जाओगे तो Fe3 का, तो इसका होता है एटॉमिक नंबर 26। इसका जैसे करने जाओगे आर्गन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हो जाएगा क्या चाहिए 4s और क्या हो जाएगा हम लोग को 3d। s में होता है 2 गो और इसके पास होता है कितना 6 गो, निकालना कितना है 3 गो। तो 2 को अगर s बस निकाल दोगे तो इसका कितना होगा 0, और एक और निकालना है तो इसके पास होता है 6 गो और एक निकाल दोगे क्या हो जाएगा 5। उसी तरह से हम लोग को क्या है क्रोमियम, तो क्रोमियम कितना है 2 प्लस। क्लियर है? इसका होता है 24। 24 का कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम लोग को होता है आर्गन, ये हम लोग को एक्सेप्शनल होता है। तो ये होता है हम लोग को 4s1 और कितना होता है हम लोग को 3d5 होता है। निकालना है 2 को, तो एक यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 0, इसके बाद 5 होता है तो एक निकाल देगा तो कितना हो जाएगा 4। तो ये होगा हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारे इतना हंसी आ रहा था कि बहुत लोगों को कन्फिग्रेशन करने भी नहीं आता है। अरे बुड़बक लोग, अगर मेरा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का वीडियो अगर देखा हुआ रहता ना, तुमको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आते रहता तुम लोग को। तो तुम लोगों ने मिस्टेक यही किया था कि तुम लोग वीडियो ही नहीं देखा था। तो एक बार कोशिश करना, जिसको भी डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होता है तो वो जा करके वीडियो देख लेना। तो देख लोगे तो सारे डॉट क्या हो जाएंगे क्लियर। तो देखो तुम लोग को काम जो बचा हुआ है सारा कुछ हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये हमारा बस सोशल मीडिया अकाउंट, जिसको कॉन्टैक्ट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को देखो अब प्लानिंग क्या क्या है, सो सबसे पहले सुन लेना। सबसे पहले तो हम लोग नोट्स को भी कवर कर चुके हैं, प्लस PYQ का भी आपको सॉल्यूशन मिल गया, प्लस जितने भी हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था वो सारे कुछ आप सभी को क्या है दे दिया गया। तो आपको और भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ना आपको वर्मा के पीछे दौड़ना है, ना ही शर्मा के पीछे दौड़ना है, और ना ही किसी और भी अदर क्वेश्चंस के मतलब के पीछे आपको भागना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है, इसी से आपका क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। इसी से क्या मिलेगा, फुल मार्क्स। तो जब जब आप पढ़ेंगे सिर्फ यही तीनों पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो इधर उधर के चक्कर में भागेंगे उसका मार्क्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये जितना भी क्वेश्चंस दिया गया था टेस्ट में, क्या वो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है? अगर आता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं आता है तो क्या कमी है उसको सुधारिए। अभी भी बहुत ज़्यादा मौका है। तो आप कोशिश कीजिए, वीडियो को देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी कंसेप्ट वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे बाहर देखने को मिलेगा ही नहीं। तो बहुत लोग, आप सभी लोग परेशान थे कि सर ऑब्जेक्टिव लाइए, सर सब्जेक्टिव लाइए। तो सारा कुछ आप सभी को प्रोवाइड करवाया ही जा रहा है। तो बस इसी तरह से आपको मेहनत करते जाना है, बाकी आपका फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पूरा टेस्ट सीरीज को बात की, जितना भी हम लोग को टेस्ट सीरीज 1 का था उसमें किस तरह का सवाल दिया गया था टेस्ट में, वो सारा क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर आए हैं। तो आप लोग देखें तो उसका सॉल्यूशन भी आप ही सभी को ज़रूरत था। तो आज का सेशन में हम लोग उसका सॉल्यूशन वीडियो भी ले आए। अब कल जो हम बात करेंगे उसमें हम टेस्ट 2 का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? टेस्ट नंबर 2 का। उसी प्रकार से 3 का बात करेंगे, 4 का बात करेंगे, 5 का करेंगे। तो चैप्टर वाइज उसी तरह से आपको क्या करना है, क्लियर करते जाना है। तो आज का प्लानिंग आपका होना चाहिए, अगर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का पूरा कंप्लीट नहीं किए तो पहले उसका नोट्स को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद उसका क्या कीजिए, PYQ को देखिए। उसके बाद ये आज का जो सेशन था इसको देख लीजिए, बस इतना ही करने की जरूरत है। उसके बाद डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन को दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? फिर एग्जाम होगा उस समय आपको देख करके जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं, लगातार आप उसको पढ़ते जाइए, पूरा कंटेंट को पढ़ करके पहले ही खत्म कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 तारीख तक ही टाइम है जहाँ तक आप पूरा सभी सब्जेक्ट को फॉलो कर पाएंगे।
6 और 7 तारीख को दूसरा सब्जेक्ट देखना नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसको फॉलो करना है, इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश का सब्जेक्ट है भैया, तो इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। उस समय थोड़ी ना फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो जैसे जैसे आप चैप्टर हम लोग को दिन सामने आ रहा है, तो वैसे वैसे हम लोग को प्रेशर भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिए प्रेशर को कम करने के लिए पहले ही सारा कुछ पढ़ करके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, जितना भी आप सभी को ज़रूरत था कंटेंट, वो सारा कुछ हम पढ़ाते चले गए और सारा कुछ आपको मटेरियल दिया गया है। सर नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस क्या है, आज हम जाकर कमेंट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट जो हम लोग को रहेगा ना, वो रहेगा हम लोग को फिजिकल केमिस्ट्री का है, और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका जो रहेगा वो एक चैप्टर बचा हुआ केमिकल काइनेटिक्स, और उसके साथ कंबाइन कर देंगे बायोमोलिक्यूल का, तो ताकि हम लोग को पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 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 मेहताब जी, आज मैसेज कर देंगे, ठीक है। डेट बता देंगे सोच करके कि कब लेना है, सो ठीक है, 2 से 3 दिन गैप रहेगा, जिसमें से आप सभी को लिया जाएगा। बायोमोलिक्यूल रहेगा और क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन, मतलब कि तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स, बस यही रहेगा नेक्स्ट टेस्ट का शेड्यूल, सिलेबस, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग को ऑर्गेनिक का बात करेंगे, जिसमें से एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स चैप्टर, बस आप सभी को दो गो ही हम लोग को टेस्ट होने वाला है, जिससे पूरा हम लोग को क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद एक गो जो टेस्ट लेंगे उसमें फुल कंटेंट लेंगे, ताकि आप सभी लोग अनुभव कर सकें कि सभी क्वेश्चन रहेगा सभी चैप्टर का, तब हम लोग को कैसा लगता है आंसर लिखने में, ताकि आप सभी को पूरा एक तरह से एक्सपीरियंस हो जाए कि इसी तरह से हम लोग को एग्जाम में लिख करके आना है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आप सभी को आज नोटिस मिल जाएगा, क्या चीज़ का टेस्ट होगा, कब होगा, कितना बजे से होगा, वो सारा कुछ बता देंगे। तो ठीक है, तो आज का सेशन ख़त्म हो गया, आज आप सभी का सॉल्यूशन करवा दिया गया, ताकि आप लोग को परेशान नहीं होना है। जिसका टेस्ट में बहुत सारा गलती हो गया था, उन लोग देखिए क्या वजह है जिसके वजह से आपका नंबर फुल में फुल नहीं मिल पाया था, या फिर आपको और भी क्या सुधार करने की ज़रूरत है। टेस्ट दिए तो आपको अनुभव हो गया होगा कि मेरी कमजोरियाँ क्या क्या है, सो ठीक है। तो कंसेप्ट को बस क्लियर करते रहिए, जिसको भी नहीं क्लियर है वो वीडियो को देखिए, जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए। बाकी जो आज का वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। और ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग आज रात 8 बजे, भी हमारा एक सेशन है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसी तरह का टेस्ट सीरीज भी आगे लेकर के आते रहेंगे, जैसे कल भी एक सॉल्यूशन लेकर के आएंगे टेस्ट सीरीज 2 का। चलो ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।